हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। मैं डॉक्टर राजेश कुमार पाल आज फिर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आज फिर उपस्थित हूं। आशा है आप लोगों को फिजिक्स में आनंद आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है हमारा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम या वेलोसिटी फार्मूला वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक का नाम है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारे पास दो फ्रेम हैं। तो कंसीडर करते हैं दोस्तों कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। एक फ्रेम है एस और दूसरा फ्रेम है एस डैश। दोस्तों, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में शायद हम लोग यही डायग्राम लगभग हर टॉपिक पे बना रहे हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे तरीके से बिल्कुल याद हो गया होगा, आप लोगों ने इसको रट लिया होगा। चलिए देखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई और ये जेड। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। अब दोस्तों कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और वो एस फ्रेम में है या एस डैश फ्रेम में है। तो अगर एस डैश फ्रेम में है और वो पार्टिकल dx दूरी dt समय में तय करता है, एक पार्टिकल है dx दूरी dt समय में तय करता है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई पार्टिकल है और ये इतनी दूरी जो है वो dx है। ये x1 डैश है, ये x2 डैश है और इनका जो डिफरेंस है वो dx डैश। मान लेते हैं ये dx डैश दूरी वो dt टाइम में कवर करता है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u डैश होगी। u डैश इज इक्वल टू कितना होगा, dx डैश अपॉन dt डैश। समझ रहे हैं दोस्तों? अब अगर वही पार्टिकल हम s फ्रेम से देखें तो हम यही कहेंगे कि पार्टिकल dx दूरी dt टाइम में कवर करता है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसकी स्पीड होगी वो होगी dx अपॉन dt। अब पार्टिकल
इसके बारे में मैं अभी इसी डेरिवेशन में बताऊंगा, कुछ बताने जा रहा था, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसी को हम लोग थ्योरी में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लेट देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S and S dash. S is at stationary position, and S dash is moving with constant velocity v in positive x डायरेक्शन। कंसीडर किया कि ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इसका ओरिजिन है दोस्तों, और ये इस फ्रेम का ओरिजिन है। तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब फिर कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल इन फ्रेम S dash cover distance dx dash in time dt dash। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S dash फ्रेम कितनी होगी? u dash। कितना है? dx dash अपॉन dt dash। Similarly, velocity of particle with respect to frame S कितनी हो जाएगी? u हो जाएगी, dx अपॉन dt। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। आप लोग वीडियो को पॉज करके थ्योरी को नोट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या होता है। मैं इसको रब कर रहा हूं। We know that Lorentz transformation equation Lorentz transformation इक्वेशन क्या होता है? x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पोजीशन के लिए लिख देते हैं फॉर पोजीशन। अब इसको हम अगर
टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस v अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए अभी तो हमारे पास यही हो गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं t का, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम क्या होता है, t डैश इज इक्वल टू t माइनस xv अपॉन c स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, डायग्राम को भी हटा रहा हूं। दोनों इक्वेशन को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 टाइम वाली। अब इक्वेशन नंबर 3 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वेशन नंबर 3, तो आपको मिलेगा dt डैश अपॉन dt इज इक्वल टू, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मिलेगा 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर dx अपॉन dt, क्योंकि b और c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, या होता भी है तो 0 होता है। तो अगर वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 4। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, इतना अपॉन इतना, तो dx डैश अपॉन dt अपॉन dt डैश अपॉन dt इज इक्वल टू, अब इतना अपॉन इतना मिलेगा, यानी कि आप लिखेंगे इसको, सॉरी, इतना अपॉन इतना, इक्वेशन नंबर 2 ये टर्म्स अपॉन इतना, तो यानी हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dt माइनस u, सॉरी v है, अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, अपॉन ये टर्म लिखेंगे 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर
dx अपॉन dt अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx डैश अपॉन dt डैश इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर dx अपॉन dt। आई होप कि एक एक स्टेप सभी लोगों का क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो dx डैश अपॉन dt डैश को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों u डैश, और dx अपॉन dt को लिख सकते हैं u माइनस v अपॉन 1 माइनस dx अपॉन dt को लिख सकते हैं u v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समझ रहे हैं दोस्तों? आ रहा होगा सभी लोगों को समझ में। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे v अपॉन सी स्क्वायर है, हम लोग इसको v स्क्वायर लिख गए हैं बाई मिस्टेक। तो यहाँ हम लोग v स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ v स्क्वायर नहीं मिलेगा हमको, और हमारा ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला है, इसी को प्रूव करते हैं हम लोग। अब देखने वाली बात ये थी, जो उस समय मैं बता रहा था, कि पार्टिकल हमारा x डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। तो अगर x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो हम सफिक्स में x दिखा देंगे। ये सफिक्स में x का मतलब होगा कि पार्टिकल हमारा x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। समझते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, और नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब अगर इसी फार्मूले का इन्वर्स लिखना है हमको, इसी फार्मूले का अगर इन्वर्स लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इन्वर्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी एडिशन। इन्वर्स फार्मूला लिखना है, तो देखो जो कांस्टेंट है उसको तो हम टच नहीं करेंगे। मतलब कांस्टेंट क्या है, हमारे पास v है और c है, तो इनको तो हमें छूना नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, u डैश बचा और u बचा। तो जहां पर डैश लगा है वहां से डैश हटा देंगे, और जहां पर नहीं लगा है वहां पर लगा देंगे। जैसे u डैश लिखा था,
u माइनस v अपॉन 1 माइनस u v अपॉन सी स्क्वायर। यही तो फार्मूला है। हमने कहा जहां पर डैश लगा है वहां से हटा देंगे, हटा दीजिए साहब। जहां पर नहीं लगा था लगा दीजिए, u यहां लिखा था लगा दिया। अब v की डायरेक्शन निगेटिव कर देंगे। v की डायरेक्शन निगेटिव करने का मतलब है कि v अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे v निगेटिव है तो v पॉजिटिव हो गया। नीचे v निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ भी u था तो u डैश हो जाएगा। तो हमारे पास ये वेलोसिटी एडिशन का फार्मूला बन जाएगा। किसमें? इनवर्स में। x की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं ux इक्वल टू u डैश x प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इनवर्स का वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। दो चीजें याद रखनी है दोस्तों, v का साइन चेंज कर देना है और बाकी कांस्टेंट को छूना नहीं है। फिर बचे हमारे पास ये, तो ये और ये, तो जहां पर डैश लगा है वहां से हटा देंगे और जहां नहीं लगा वहां लगा देंगे। फार्मूला हमारा इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे, जरा उनका भी इनवर्स लिख के देख लेते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी दोस्तों? x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और दूसरा था, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, t डैश इज इक्वल टू t माइनस xv अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसका हमको क्या लिखना है? इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है तो ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे? जहां पर डैश लगा है वहां से डैश हटा दिया मैंने, और जहां नहीं लगा है वहां लगा दिया। अब v का साइन चेंज कर दिया और नीचे v का साइन चेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लिखा है। तो ये तो पोजीशन के लिए इनवर्स फार्मूला हो गया। उम्मीद करता हूँ टाइम के लिए आप लोग बना लेंगे। चलिए अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करिए। जिसका सही आएगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। मैं फिलहाल इसको मैं यहाँ पे करे दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इससे मत करिएगा, पहले अपने आप से करिएगा, फिर मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर आप टैली कर लीजिएगा। देखिए मैं इसको लिखे दे रहा हूँ। जहाँ पर डैश लगा है वहाँ से हटा दिया, जहाँ नहीं लगा था वहाँ लगा दिया, v का साइन चेंज हो गया, x भी है,
ये हो गया दोस्तों हमारे पास टाइम के लिए। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है? कृपया अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे तो उससे मेरे को भी आत्मबल मिलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप लोगों को पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आता है। अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा है, प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। Consequence of velocity addition theorem। Consequence of velocity addition theorem में पहला पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट इज एवरीवेयर कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट is everywhere constant। बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट इज एवरीवेयर कांस्टेंट किसने कहा था? आप लोगों को शायद याद हो, ये आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट था। ये मैंने जब आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स बताए थे आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में, तो याद करिए ये आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट था। Speed of light does not depend on the relative motion of source and observer। Speed of light source और ऑब्जर्वर की सापेक्षिक गति पे निर्भर नहीं करता है। तात्पर्य स्पीड ऑफ लाइट प्रत्येक जगह कांस्टेंट होती है। अब देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ये फार्मूला शायद आप लोगों ने देखा हुआ है। ये फार्मूला शायद आप लोगों ने देखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने प्रूव कराया है। इसमें अगर हम u = c रख दें तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको। u = यानी कि जब हम बताता हूं अभी u = c रखेंगे तो c - v अपॉन यहाँ मिल जाएगा v/c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो c - v अपॉन c - v अपॉन c = c। अर्थात u डैश की वैल्यू कितनी आ गई? c आ गई। एक्चुअली था क्या, ये हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे। इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी हमको दिखती थी u डैश, और यहाँ से देखते थे तो हमको दिखती थी u। तो अगर हम u डैश निकालेंगे तो हमको इतनी वेलोसिटी दिखाई देती है पार्टिकल की, और अगर u निकालेंगे तो इनवर्स में दिखाई देगी। यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक दूसरे की वेलोसिटी को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। बट लाइट के केस में अगर यहाँ पर लाइट की स्पीड c है तो यहाँ से भी ऑब्जर्वर को वो c ही दिखाई देगी। लेकिन पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था लाइट की स्पीड सभी जगह एक जैसी होती है, समान होती है। तो अगर यहाँ पर s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी c है तो यहाँ से ऑब्जर्वर को उस पार्टिकल की वेलोसिटी c ही नजर आएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी कुछ और है तो उसको जो वेलोसिटी होगी वो नहीं नजर आएगी। जैसे u है तो u नहीं नजर आएगी,
उसको इतनी नजर आएगी u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी c है तो उसको c ही नजर आएगी। तो ये आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, दिस इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। u dash is equal to c, that is Einstein सेकेंड पोस्टुलेट। आइंस्टीन की दूसरी परिकल्पना है ये दोस्तों, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, नो सिंगल पार्टिकल कैन फास्टर देन लाइट। नो सिंगल पार्टिकल कैन फास्टर देन लाइट। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। u इज इक्वल टू होता है u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू वी सी स्क्वायर। ये इन्वर्स वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके सामने से जो ट्रेन गुजर रही है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को ट्रेन की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व होगी दोस्तों। अब मान लेते हैं कि उसी ट्रेन पर ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में उसी ट्रेन पर एक व्यक्ति भाग रहा है 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से या पर आवर की स्पीड से। ट्रेन 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। ट्रेन पे खड़ा व्यक्ति जो होगा, अगर ट्रेन पे खड़ा है तो ऑब्जर्वर को व्यक्ति की वही स्पीड दिखाई देगी जो ट्रेन की स्पीड दिखाई देगी, अर्थात 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस ट्रेन पर दौड़ रहा है उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है और उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, अर्थात 2 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्जर्वर को उस व्यक्ति की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर नजर आएगी। समझ रहे हैं दोस्तों? लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड को अगर हम c कर दें, यानी स्पीड ऑफ लाइट, और व्यक्ति की भी स्पीड को हम c कर दें, तो ऑब्जर्वर को c प्लस c 2c नहीं दिखाई देगी, उसको c ही दिखाई देगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं भाग सकता है, तेज नहीं दौड़ सकता है। ये जो मैंने चीजें आप लोगों के सामने कही हैं, आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। चलिए देखते हैं। हमने कहा समझने की कोशिश करते हैं। एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है। इस फ्रेम को एस कहते थे, इसको एस डैश कहते थे। मान लेते हैं ये फ्रेम हमारा v स्पीड से दौड़ रहा है। v कितनी है? मान लेते हैं c है। v कितनी है? मान लेते हैं c है।
अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो u डैश स्पीड से दौड़ रहा है, और u डैश कितना है वो भी मान लेते हैं हम कि c है। तो देखते हैं क्या होता है। फ्रेम के अंदर पार्टिकल दौड़ रहा है, उसकी स्पीड भी c है और फ्रेम भी c स्पीड से है। तो हम देखते हैं क्या होगा, यानी कि हमने रखा u डैश इक्वल टू c और v इक्वल टू c। तो हमने पाया c प्लस v, अब हम देखते हैं 1 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, u डैश और v हो जाएगा। u डैश की जगह c रखा और v की जगह c रखा, तो कितना हो जाएगा c प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये नीचे आ जाएगा 1। और v की जगह हमने c रखा, तो ये हो जाएगा 2c/2, अर्थात u हमारा कितना आ गया c। अर्थात यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको 2c नहीं नजर आएगा, उसको c ही नजर आएगा। तो इससे यही प्रूव होता है कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से तेज नहीं दौड़ सकता है। तो ये दोस्तों इसका प्रूवमेंट हो गया। ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के दो कॉन्सिक्वेंस से दो हैं, दोनों ही प्रूव करने को आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उस पर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप बताइएगा, मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।